आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दी बायोलॉजिकल वर्ल्ड के ऊपर। सबसे पहले थोड़ा सा एक छोटा इंट्रो अपना कराते चलूं कि मैं एक टीचर हूं, क्लास 10th तक के एसएसटी और साइंसेज लेता हूं, साथ में क्लास 11 12 की बायोलॉजी भी लेता हूं। ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 11 12 बायोलॉजी की वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ क्लास 6 to 12 का हिस्ट्री का जो पोर्शन है उन चैप्टर्स को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मेन बेसिक फोकस जो होगा हिस्ट्री वाले पोर्शन का वो ये होगा कि मैं अपने आप को इस तरफ रिप्रेजेंट कर सकूं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जो यूपीएससी बीपीएससी की तरफ फोकस कर रहे होते हैं उनको कुछ मेरी मदद मिल सके बेसिक हिस्ट्री के ऊपर। और 11 12 के ऊपर फोकस करने का मकसद है कि जो नीट एस्पिरेंट हो या फिर एम्स एस्पिरेंट या फिर 11 12 के जो स्टूडेंट है बायोलॉजी को लेकर चलने वाले, उनकी जो कुछ समस्या है शायद मेरी वजह से दूर हो पाए, मेरे तरीके से उन्हें समझ में आए। एक छोटी सी कोशिश शायद कामयाब हो जाए। आप पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो। आगे बढ़ते हैं। अपना आज का जो टॉपिक है जो हमने रखा है वो रखा है क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले टॉपिक से। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास 11 के अंदर टॉपिक है, इसके अंदर कुल मिलाकर जो हमारा पोर्शन है एक्चुअली इसके अंदर कुल मिलाकर 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है। इसका पहला चैप्टर डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, जिसको आज हम डील करेंगे, और इसके एक छोटे से पार्ट को जो डाइजेशन का पार्ट है, ठीक है, उसको कवर अप पहले करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दो पार्ट में हम पहले, तो चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर नंबर 16 एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले हम कोशिश करेंगे डाइजेशन को समझने की, और डाइजेशन के पहले फेज को आज समझेंगे हम जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एक पार्ट के ऊपर आज थोड़ा सा जिक्र करने की कोशिश करेंगे। इसके एक्चुअली डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे हम, जो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है ना, हम उसके ऊपर बात करेंगे आज एलिमेंट्री कनाल के। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि भाई डाइजेशन की जरूरत क्यों है। सबसे पहले ये डाइजेशन है क्या, तो डाइजेशन है कि भाई जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका सिंपलर फॉर्म में टूटना, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है। लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हम खाने के तौर पे लेते हैं उनका सिंपलर फॉर्म में टूटना ही क्या कहलाता है भाई, डाइजेशन कहलाता है। ये तो समझ में आया डाइजेशन क्या है, लेकिन भाई डाइजेशन किस चीज का हो रहा, फूड का हो रहा। ये फूड क्या है, तो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी भाई मिलेगी कहाँ से, तो ये जो एनर्जी हमें चाहिए वो हमें फूड से मिलता है। फूड यानी कि न्यूट्रिशन। तो खाना जो हमने इंटेक करा, फूड हमने इंटेक करा भाई, वो होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हमारा बॉडी एज इट इज नहीं कंज्यूम कर सकता अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसके लिए जरूरत होती है कि भाई इनको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा जा सके। जो सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर टूटने का जो प्रोसेस है यही हमने बात करी, क्या है भाई, डाइजेशन। ठीक है। फूड क्या है भाई, फूड से हमें क्या क्या मिल रहा, तो एनर्जी के लिए फूड है भाई, फूड से क्या मिल रहा, तो एक्चुअली फूड के अंदर कंसिस्ट क्या होते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है जो हम खाना खा रहे हैं वो देख रहे हैं, चावल दाल भात रोटी जो कुछ भी है, कुछ फ्लेसेस वगैरह की बात कर लें, फिशेस की बात कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे भाई जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म का जो एक्चुअल फूड है वो है क्या। इन सबसे हमें जरूरत क्या होती है, क्योंकि जो हमने इंटेक करा है वही हमारे अंदर कंज्यूम नहीं होता, उसके ऊपर पूरा प्रोसेस होता है अपना डाइजेशन का। फाइनली उससे कुछ मॉलिक्यूल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो क्या क्या है। तो जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट होती है वो मोस्टली इन दो से होती है। साथ ही साथ ग्रोथ वगैरह के लिए भी हमें जरूरत है एनर्जी वगैरह की, और भी सब्सटेंसेस की, तब बात करेंगे इन सब की। अब ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, क्या लिखा हुआ CFPVM। अरे भाई कुछ भी नहीं है। C स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट, F स्टैंड फॉर फैट्स, P स्टैंड फॉर प्रोटीन, B स्टैंड फॉर विटामिन एंड M स्टैंड फॉर मिनरल्स। बात ऐसी है कि हमें अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकेंड है फैट्स, इससे भी हमें अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी मिलने की कैपेसिटी है। फैट की जो कैपेसिटी है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आता है कि फैट से जो एनर्जी मिलने की कैपेसिटी है, मतलब पोटेंशियल कह सकते हैं, जो फैट का जो पोटेंशियल है हमें एनर्जी देने का, वो मैक्सिमम है कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा है। बट जो मैकेनिज्म है डाइजेशन का, फैट के डाइजेशन का, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का हमारे बॉडी के अंदर, वो बहुत डेवलप्ड एक तरह से कह रहे हैं तो नहीं है। उससे एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी फुलफिल नहीं हो पाती, ये पूरा डाइजेशन हमारे बॉडी में हो ही नहीं पाता। ये हमारे एडिपोज टिश्यूज के अंदर डिपोजिट हो जाता है, ये आपने जूनियर क्लासेस के अंदर समझा भी होगा। ठीक है। लेकिन जो मेन एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट से।
उसके बाद ये प्रोटीन की क्या काम है, भाई प्रोटीन की क्या जरूरत है, ये है कौन, कैसा खाना कैसा न्यूट्रिएंट्स। तो एक्चुअली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर। हमारा जो सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, हम खुद के जो खुद हैं, इसके बिल्डिंग के अंदर इसका काम है, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का हमारे अंदर काम करेगा प्रोटीन। साथ ही साथ और डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होते हैं, जो रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं, सेल के अंदर रिएक्शंस चल रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं, उनके लिए हमारे अंदर प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स की भी जरूरत हमें होती ही होती है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि जो फूड हमने इंटेक करा, उनसे हमें इन सब की चीजों की जरूरत है। थोड़ा ये कंजस्टेड हो गया, वापस से इनको लिखने की कोशिश करते हैं। फूड की जरूरत हमें क्यों है, ताकि हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सके, फैट मिल सके, प्रोटीन मिल सके, विटामिन मिल सके और मिनरल्स मिल सके। लेकिन एज इट इज ये तो है नहीं कि दवा की तरह वो पैकेट के अंदर आया, हमने सारे फाँक लिए, काम चल गया। मिलता भी है, लेकिन उससे क्या हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कहाँ तक हम पहुंचेंगे इस आर्टिफिशियली इसके अंदर, ठीक है। तो हमें नेचुरली ही चलना होता है। जो खाने का तरीका हमने समझा हुआ है अब तक, जो हम खाते पीते आ रहे हैं, उससे ही बात करनी होगी। तो आगे समझते हैं भाई कैसे हमें फूड से ये मिलता है। चावल तो हमें ऐसा कुछ दाना दिख रहा है, गेहूं का आटा हम बनाकर रोटी खा रहे हैं, या फिर हम सब्जी वगैरह की बात कर ले, क्या उसमें कहीं पे दिख रहा है सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कुछ नहीं ना। उससे हमारा बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म है, वो एक्चुअली इस मैकेनिज्म की बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो उससे हमें सब कुछ प्रोवाइड करवाता है। किस मेथड से, तो डाइजेशन के मेथड से। होता क्या है, फूड होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं भाई फूड, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, सारे साथ में, या क्योंकि स्पेस की कमी मेरे पास, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने की जरूरत होती है, और यही प्रोसेस जो एक्चुअली है वो डाइजेशन का है। ये होता कैसे है, तो बहुत सारे मैकेनिकल साथ ही साथ बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं जो इस काम को सफल बनाते हैं। किस काम को, तो डाइजेशन ऑफ फूड को। वो कैसे, जब हम बात करेंगे भाई ये होता कैसे, डाइजेशन क्या हुआ, तो बायोलॉजिकल और ये मैकेनिकल मेथड के जरिए फूड का, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपलर फूड सब्सटेंसेस के अंदर तब्दील होना, उसमें कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है। और इस चीज को परफॉर्म करने के लिए हमें पूरा एक मैकेनिज्म चाहिए। हम जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें मैकेनिज्म चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो भाई इतना तो हमारे समझ में कुछ कुछ बातें आई होंगी कि भाई खाना क्या है, फूड क्या है, डाइजेशन क्या है। चलो अब इसको साइड किया जाए, फिर समझने की कोशिश करते हैं हम किस चीज को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल है। आज के टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा समझेंगे, एक्चुअली एक ही पॉइंट पे फोकस करेंगे, फिलहाल समझते हैं एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से जुड़कर बना है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आवर माउथ टू एनस। जो पूरा कंप्लीट ट्रैक है अपने माउथ से लेकर एनस तक का, जो एंटेरियर माउथ, पोस्टेरियर एनस, ये पूरा का पूरा ट्रैक कलेक्टिवली कहलाता है भाई अपना एलिमेंट्री कैनाल। फिर आगे बात करेंगे इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से कंसिस्ट होते हैं। दूसरे है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि डाइजेशन के लिए कुछ मैकेनिकल। तो ये जो हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, एक्चुअली आपको समझ में आएगा आगे कि इससे जनरली मैकेनिकल मेथड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा ही अप्लाई हो रहा। केमिकल मेथड्स भी होते हैं। तो जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है एलिमेंट्री कैनाल से, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आपके बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल जो होली है वो जनरली मैकेनिकल अप्रोच करेगा अपने इस डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, हम समझेंगे। आज मेरा फोकस जो होगा हमारा टॉपिक के ऊपर, वो होगा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर अपना फोकस होगा पूरा। जानने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर क्या चीजें हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल हमने कहां से कहां कहा था, माउथ टू एनस। एंटीरियर माउथ, एंटीरियर जो ओपनिंग है माउथ, उससे लेकर पोस्टीरियर ओपनिंग एनस तक की बात कर रहे हैं। क्या क्या आता है इसके अंदर, माउथ का डिफिनेशन क्या होता है, हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली माउथ हम कहते कैसे हैं, किसको है, ये जो दांत है जिसके अंदर, वो कहलाता है माउथ, ऐसा नहीं है। हम जो ये देख रहे हैं, मान लीजिए भाई ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं हूँ, समझ नहीं पड़ता। ये अपने लिप्स है, लिप है, किसी का लिप का भी, पेयर ऑफ लिप्स, ठीक है, पेयर ऑफ लिप्स।
इसके ये जो इसका ये है स्लिट, ठीक है, ये जो स्लिट आपको दिखता होता है, ये स्लिट फाका जिसको कह सकते हो, एक्चुअली माउथ बस इतना ही है। ये जो ओपनिंग है, और माउथ के डिफिनेशन को कहते हैं हम स्लिट, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, ए स्लिट लाइक स्ट्रक्चर गार्डेड बाय टू लिप्स इज कॉल्ड या इज नोन एज माउथ, ठीक है। ये सील एक फाका जैसा कि एक स्ट्रक्चर है जो कि दो लिप्स के जरिए, दो होठों के जरिए जिसको गार्ड करा जा रहा है। एक्चुअली माउथ बस इतना ही है, बाकी जो टीथ वगैरह है, गम्स वगैरह है, ये भाई किधर है। फिर जॉज वगैरह की बात करते तो ये एक्चुअली बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी में है। तो सब एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होता है वो है भाई अपना माउथ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का कौन है, माउथ है। ये कुछ नहीं, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर गार्डेड बाय टू लिप्स, इतना ही डिफिनेशन है इसका। ये फाका इसको बस कहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा अंदर चलते हैं भाई। इसके ये ओपनिंग है, ये दरवाजा खुला, रूम जो है जिस घर के अंदर तुम पहुंच रहे सबसे पहले, जहां तुम्हारा खाना एक्चुअली पहुंचता है, वो है बकल कैविटी, बकल और ओरल कैविटी। बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पे होने जा रहा है, समझेंगे बाद में। पहले अभी स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। बकल या फिर ओरल कैविटी इसको कहते हैं, बकल स्पेलिंग सॉरी, BUCCLE, बकल कैविटी। बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ number of teeth and a muscular tongue। क्योंकि अभी हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बाद में फंक्शन में बात करेंगे। फिलहाल बस स्ट्रक्चर की बात करें तो माउथ एक ओपनिंग था, इट इज एन ओपनिंग, ठीक है, एक ओपनिंग है बस। उसके बाद हम एंटर करें बकल कैविटी के अंदर, इसके अंदर नंबर ऑफ टीथ है और एक मस्कुलर टंग मिलता है हमें, ठीक है, एंड अ मस्कुलर टंग। फिर आगे बात करते हैं भाई बकल कैविटी के बाद कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। बकल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, जो हमारे बकल कैविटी से एक्सटेंड करके स्टमक तक पहुंचता है। एलिमेंट्री कैनाल का वह पार्ट जो हमारे बकल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, ये स्टमक तक। स्टमक के कार्डियक रीजन में ये एक्चुअली ओपन होता है, ठीक है। हम स्टमक के लिए स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला पार्ट कौन सा है भाई, ईसोफेगस। ईसोफेगस किधर ओपन हो रहा है, स्टमक के अंदर। स्टमक पे भी बात करेंगे, क्या चीजें चल रही, सब कुछ डिटेल में समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ चलेंगे बारी बारी। आज पहले लेक्चर है तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन भी आ रहा होगा, हो सकता है कुछ क्लैरिटी हम मुझसे आपको ना भी मिल रही हो। थोड़ा सा साथ दीजिएगा, साथ बढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर होगा धीरे धीरे। स्टमक के बाद जो रीजन स्टार्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली एनस। और इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होकर एनस पे खत्म। हमने थोड़ा सा बात कर लिया था माउथ के ऊपर, ठीक है, यानी कि ये ओपनिंग है, इसका डिफिनेशन हमने कहा था, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर गार्डेड बाय टू लिप्स, इतना ही सा डिफिनेशन हमने कहा इसका। बकल कैविटी कुछ भी नहीं है, माउथ के बाद जो ओपन होने वाला जो कैविटी है जिसके अंदर टीथ प्रेजेंट है, जॉ के अंदर इम्बेडेड। एक दो टॉप पॉइंट्स हैं जो टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, टर्म वर्ड कह सकते हैं, एज लाइक ठीकोडॉन्ट, ये सब समझ लेते हैं साथ में ही। एक आएगा डाइफायोडॉन्ट, ये दो वर्ड्स एनसीईआरटी के अंदर आएंगे, समझेंगे इनको यहीं पे, तब हम इसके ऊपर बढ़ेंगे। एक्चुअली आपने गौर किया होगा जो हम लोगों का जो टीथ होता है ह्यूमन बीइंग्स का या कुछ और ये मैमल्स का, वो क्या होता है ना, जॉ के सॉकेट के अंदर टीथ जो होता है वो इम्बेडेड होता है, उसमें गथा होता है, एज लाइक समझो कि गूदा हुआ आटा है, ठीक है, उसमें तुमने अगर किसी चीज को इम्बीड करा, उसमें तुमने किसी चीज को थोड़ा सा रखने की कोशिश करी, वो क्या कहलाता है, इम्बीड तुमने किया। उस तरह से क्या होता है, जो गम्स है हमारे, उसके अंदर जॉज जो है, ये जबड़ा, ठीक है, उसके अंदर टीथ जो होता है हमारे अंदर वो इम्बीडेड होता है। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेसीज होते हैं, जिनका जो टीथ है, जिनका जो टूथ है वो जॉ सॉकेट के अंदर इम्बेडेड होता है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम ठीकोडॉन्ट कहते हैं। ऐसे स्पेसीज जिनका
टीथ या जिनका टीथ जो है वो जॉ सॉकेट में इम्बेडेड हो, उनको किस टाइप का हम कहते हैं भाई? थीकोडॉन्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम लोगों के अंदर जो है जो टीथ जो है 2 सेट्स के अंदर आता है, एक मिल्क टीथ या फिर दूसरा हम बात करें तो दूसरा होता है भाई जो एडल्ट टीथ होता है। मिल्क टीथ को हम ये क्या बोलते हैं, इसको डेसिडुअस टीथ के नाम से भी जानते हैं, और ये जो एडल्ट टीथ तो अपने आप में या पर फिर परमानेंट सेट ऑफ टीथ कह सकते हैं। इस तरह के प्राणी जिनमें टीथ का अपीयरेंस 2 टाइम्स होते हैं, 2 बार, उनको हम कहते हैं डाइफायोडॉन्ट। ठीक है, ऐसे स्पेसीज जिनके अंदर टीथ जो है वो 2 सेट में आते हैं, एक मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ, या फिर दूसरा उनके जाने के बाद परमानेंट या फिर एडल्ट टीथ। इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इस तरह के स्पेसीज को हम कहते हैं डाइफायोडॉन्ट। ये हमने बकल कैविटी के अंदर टीथ को समझने की कोशिश करी। अब टीथ के बाद टीथ क्या होता है, टीथ के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे आगे। टीथ के पहले टीथ का काम भी समझेंगे, उसके बाद थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं मस्कुलर टंग का। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बकल कैविटी के लोअर सरफेस से अटैच्ड होता है, एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं फ्रेनुलम, FRENULUM। ठीक है, फ्रेनुलम। थोड़ा सा ये गैदरिंग हो जा रहा है, ये सब पे धीरे धीरे काम करते हैं, देखते हैं सही हो जाता है। हमने बात किया थीकोडॉन्ट पे, डाइफायोडॉन्ट, then after we are talking on tongue. It is attached to the surface of buccal cavity with a structure called frenulum. Frenulum, FRENULUM। इतना क्लियर होगा। टंग के अपर सरफेस पे कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनमें से कुछ में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनको हम पैपिली कहते हैं, पैपिली। स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन टंग सरफेस इज कॉल्ड पैपिली, एंड सम ऑफ द पैपिली कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, इतना सा हमें समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टीथ के स्ट्रक्चर के ऊपर भी। ठीक है, हमने अभी डाइफायोडॉन्ट वाला केस समझा था। ठीक है, थीकोडॉन्ट समझा था। एक और टर्म आएगा इससे रिलेटेड, वो होगा हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट ये भाई क्या है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज्यादा तरह के दांत के पाए जाते हैं, एक से ज्यादा तरह के टीथ पाए जाते हैं। एज लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ or permanent teeth. First one is incisor, second one is canine, third one is premolar, and fourth one is molar. Incisor, canine, premolar and molar, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज्यादा तरह के टीथ पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोडॉन्ट, या फिर कहते हैं कि उनके पास या उनके अंदर हेटेरोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन है। जिनके पास 2 सेट में टीथ आते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 सेट में टीथ आते हैं, उनको बोलते हैं डाइफायोडॉन्ट डेंटिशन। जिनके अंदर अलग अलग तरह के टीथ पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोडॉन्ट टाइप ऑफ डेंटिशन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये अपना क्लियर है टीथ के स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, उस पर भी थोड़ी बातें हम आगे करेंगे कि भाई जो टीथ होता है उसका अपर सरफेस जो होगा वो बना होता है इनामेल का, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी होता है। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि उसके नीचे एक डेंटाइन का लेयर है भाई, फिर पल्प वाला पोर्शन, सब पे बात करेंगे। ठीक है, ये सब आगे की क्लास में हम समझते चलेंगे। फिलहाल अब चलते हैं आगे। हमने समझा बकल कैविटी तक हम पहुंच चुके थे। बकल कैविटी के बाद आता है भाई ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस क्या होगा भाई? ईसोफेगस एक फूड पाइप है। सबसे पहले समझते हैं, उससे पहले एक रीजन होता है थ्रोट के पास, फेरिंग्स। ये एक्चुअली कॉमन पासेज है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स का जो रीजन होता है, ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है खाने के लिए, साथ ही साथ जो हवा हमने सांस में लिया होता है, रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं उसके लिए। होता क्या है, तो
जो जो इंट्रांस का पोर्शन होता है जहां से हवा इंटर करता है उस पोर्शन को हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, याद रखिएगा ग्लोटिस। और जब हम सांस लेते हैं उस समय में ग्लोटिस ओपन होता है और उससे हवा पास करती है। लेकिन जिस समय हम खा रहे होते हैं उस समय क्या होता है, एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है लीड की तरह, इसको हम इपीग्लोटिस कहते हैं। ये क्या करता है, ग्लोटिस वाले रीजन को कवर अप कर देता है और खाने का फूड का जो एंट्रांस है उसको प्रोहिबिट करता है, उसको इनहिबिट करता है कि भाई तुम फेरिंग्स के रीजन में अभी मत जाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये जो रीजन है ग्लोटिस वाला, सॉरी फेरिंग्स के रीजन अंदर कॉमन पाइप है वहां तो दोनों जाएगा, वहां से फिर ये गैसेस जो वे है ग्लोटिस वाला उसमें जाने से प्रिवेंट करता है ये ग्लोटिस वाला पार्ट। ठीक है, ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर ही है। क्लियर, फेरिंग्स हमने समझा कॉमन पासेज होगा फूड और एयर के लिए। अगला समझने की कोशिश करते हैं इसोफेगस, ये बस पाइप है इसके जो कि खाने को बकल कैविटी से पहुंचा रहा है स्टमक तक। स्टमक के अंदर, स्टमक के भी 3 पार्ट होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसोफेगस के बारे में आगे हम जानेंगे कि ये 4 लेयर वाला होता है वगैरह वगैरह, कुछ कुछ बातें और जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा स्टमक का स्ट्रक्चर। ये रीजन कहलाता है, ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये रीजन कहलाता है फंडस। दिस इज द कार्डियक रीजन एंड दिस इज द लोअर मोस्ट एंड और नोन एज पाइलोरिक, PYLORIC, पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक। दिस इज द इसोफेगस। एंड हेयर इंस्फिंक्टर वर्क, एक यहाँ पे इंस्फिंक्टर होता है जो फूड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। दिस इंस्फिंक्टर इज नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल इंस्फिंक्टर। ठीक है, और ये पाइलोरिक रीजन के बाद जो ये यहाँ स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन, जिसको हम कहते हैं डियोडेनम। जब यहाँ पर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा होता है तो यहाँ भी एक बैक फ्लो को बचाने के लिए स्फिंक्चर होता है जिसको हम पाइलोरिक इंस्फिंक्चर कहते हैं। दिस इंस्फिंक्चर इज नोन एज पाइलोरिक इंस्फिंक्चर। Gastroesophageal sphincter is also known as cardiac sphincter. उम्मीद करते हैं कि आपका एटलीस्ट अभी स्टमक का जो ये स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है ये आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ने की कोशिश करते थोड़े बहुत बातें हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अगर आपको डायग्राम समझने में दिक्कत हो रही हो कोशिश कीजिएगा पॉज करके समझने की। मैकेनिज्म पे हम कल बात करेंगे, आज स्ट्रक्चर पे ही थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। आगे अब बढ़ते हैं। डियोडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज यू शेप्ड duodenum. Second is long jejunum, and third one is highly coiled ileum. Now ileum part of the small intestine opens up into large intestine. Large intestine has also 3 parts. We will discuss it. Large intestine. It has 3 parts. The first one is cecum, in which ileum opens.
Ileum opens. The second one is colon, and the third one is rectum, which finally opens through anus. ठीक है. Colon is also of three types, that is ascending colon, descending colon, and the transverse, and the third one is descending colon. One more thing to know, that where ileum opens into cecum, there is a small finger-like projection known as vermiform appendix. Where ileum opens into cecum, there is a small finger-like projection found, and that is known as vermiform appendix, and it is a vestigial organ. It means ये नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है. छोटा सा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, सीकम जहां पर इलियम से मिलता है उस जगह पे. ठीक है, कैसा ऑर्गन है ये? वेस्टिजियल organ. Then after cecum opens into colon, ascending colon, then ascending colon कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. Then transverse colon, then descending colon, and finally it opens up into rectum, and the fecal material comes out through anus. That is the opening of rectum to posterior end through anus. इस तरह से हमने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी. उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी. अगर इस टॉपिक के बावजूद अगर कुछ डाउट इसके अंदर रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब हम अगले वीडियो के अंदर दे पाए. अगला टॉपिक देखते हैं कब तक, कल तक कोशिश होगी कि दूसरा टॉपिक को भी डाल दिया जाए. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद. प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरा ही मनोबल बढ़ेगा और भी तरह के वीडियोस आपके चैनल